गुप्ता, आप मीटिंग से फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बस बस बस। चलो। हाँ, एक मिनट, ये सब इरेज कर रहे हैं यार। हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ रहे थे। अगर आपके कोई डाउट्स हो, तो बताएं। Good morning to everyone. This is Shubham Podar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mhow. This is class 10th mathematics. We were talking on area under the area related to circles. और आज हम लोग आपके डाउट्स लेंगे, कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर अब जल्दी से एंड की हो रहा है। थ्योरेटिकली हम लोग काफी काम कर चुके हैं। सर जी, सुमित आ गया। थैंक यू रितु। शी इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल। सब क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 4। यार, एग्जाम्पल नंबर 4 तो डिस्कस हुआ है भाई क्लास में। आप थे नहीं क्या? योगिता, आप थी नहीं क्या? ये एग्जाम्पल नंबर 4 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन दिया है मयंक ने क्वेश्चन दिया है। लेट अस टॉक अबाउट इट। एक्चुअली एक्चुअली सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को लगाइए जो मयंक ने दिया है। सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को लगाइए जो मयंक ने दिया है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। हाँ आकाश, क्या कह रहे हैं आप? ये आपने ऐसा अपनी उंगलियां ऐसे क्यों बनाई? मैं समझा नहीं। प्रकृत्या प्रकृत्या। मैं गलती से। ठीक है, वट एवर। जो क्वेश्चन मयंक ने लिखा है उस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व कीजिए, तब तक जरा मैं अपना मार्कर रिफिल कर लूं। जो क्वेश्चन मयंक ने दिया है वो सारे स्टूडेंट सॉल्व करें। मैसेज बॉक्स में, अपनी चैट बॉक्स में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अरे यार, इंक इंक।
अबे मयंक का क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। रेडियाई इज गिवन 5 सेंटीमीटर, और एक बात और गिवन है, इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये एंगल हमको नहीं मालूम है। एक्चुअली एंगल ना दे करके इसने आर्क लेंथ दिया, आर्क लेंथ दिया और हमको एरिया फाइंड करना है। अच्छा सवाल है और सिंपल भी। आर्क लेंथ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है नहीं कि वो एंगल क्या है, तो लेट अस जस्ट अज्यूम। आर्क लेंथ का आपको फॉर्मूला मालूम है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है। आप पाई की वैल्यूज पुट कर लें, आप पाई की वैल्यूज पुट कर ले, आर की वैल्यू पुट कर ले 5, थीटा आपको निकालना है। थीटा की वैल्यू पाई के टर्म्स में ही निकालिए, थीटा की वैल्यू पाई के टर्म्स में निकालिए, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में पुट करेंगे, अभी नहीं। हमको थीटा चाहिए, तो मुझको ये दिखाई दे रहा है 180। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3.5 इंटू 180 अपॉन 3.5 इंटू 1, ये पाई और आर अपॉन में आ जाएगा, पाई इंटू आर, आर दिया हुआ है 5, ये 5 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 0.7 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 180 अपॉन पाई। कितने डिग्री का एंगल है, ये क्या है हम नहीं निकालेंगे, ये क्या है हम नहीं निकालेंगे। हमसे क्वेश्चन में थीटा नहीं पूछा गया, तो मैं यहां क्यों मेहनत करूं। हमसे क्वेश्चन में थीटा नहीं पूछा गया है। 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाल चुके हैं आंसर, देखते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं। क्या वीडियो ब्लर मिल रहा है आप लोगों को, क्या इमेज क्लियर नहीं आ रही है। क्या इमेज क्लियर नहीं आ रही। यस सर, यस क्लियर है सर जी, क्लियर है। ब्लर है, क्लियर है, क्लियर है, ब्लर है, अरे इतना वेरिएशन। इमेज क्लियर नहीं है, मुझे मीटिंग लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करनी। सर
सर माइक ऑफ किए हैं सर। अमन, उनको नहीं सुनाई देगा यार, वो एक्सटर्नल माइक लगाए हैं। तो तुम झूठा ही ना बोल रहे हो, तुम भी तो बोल ही रहे थे। ट्राई मार रहा था यार, माइक निकाले होंगे। अच्छा, तो हम भी वही ट्राई मार रहा था। आई एम ट्रूली सॉरी। आई एम ट्रूली सॉरी। मैंने मीटिंग ज्वाइन की, माइक ऑन करना भूल गया। आप आराम से देख लो। अगर कोई, मैंने आर्क लेंथ दी हुई थी 3.5, मैंने यहां से थीटा निकाला। थीटा क्यों निकाला है? क्योंकि मुझको सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कौन कौन सी दो चीजें चाहिए? मुझको रेडियस चाहिए और मुझको थीटा चाहिए। मुझको सेक्टर का एरिया निकालने के लिए यही पूछा गया था। मुझको सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आर और थीटा चाहिए। आर तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, थीटा नहीं दिया था। तो थीटा मैंने निकाला यहां से, आर्क लेंथ वाले फॉर्मूले से थीटा निकाल करके बस वैल्यू पुट कर दी है, और आपको आंसर साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ थीटा को कैलकुलेट किए होंगे पूरी तरह से, इसको सॉल्व किए होंगे, जैसे मैं भी अभी कर रहा था। थीटा की वैल्यू सॉल्व किए होंगे, आर की वैल्यू पुट किए होंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट किए होंगे, और फिर जब थीटा आया होगा तो फिर यहाँ थीटा पुट किए होंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किए होंगे। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया सिवाय ये 5 और 1.75 के। सब जब मैं जानता हूं कि यहाँ या ये यहां से जो पाई आएगा वो इस पाई से कैंसिल होगा, यहां से जो 360 आएगा वो इस 360 से कैंसिल होगा। एक बार यहां हम सॉल्व करें, फिर यहां वैल्यू पुट करके फिर से सॉल्व करें, ये एक ही काम को दो बार करने वाली बात हो जाएगी। तो जब तक नेसेसरी ना हो तब तक कैलकुलेशन मत कीजिए। हमें थीटा नहीं निकालना था, हमें एरिया निकालना था। तो जब सही जरूरत पड़े तभी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तब तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से बचिए। ये आपका टाइम भी बचाएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक भी कम होगी। यार, इमेज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर क्लियर है। नहीं, इमेज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब क्लियर है, मैंने कुछ किया ही नहीं। देखिए, अगर आपको इमेज, अगर आपको वीडियो, मुझे यहां तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सर्कल की आउटलाइन और जो ये थोड़ा सा ब्लर है, मगर ऐसा नहीं है, सारे डिजिट साफ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ये लाइंस वगैरह थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही है, मगर ओवरऑल तो सब क्लियर दिखाई दे रहा है। 8, 7, 5। हाँ बिल्कुल। यार, इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में आप जानते ही हो ना, तो बिल्कुल एचडी की उम्मीद मत कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अपना फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अपना। प्रांजल यादव, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड क्लॉक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM to 6:40 AM। एक क्वेश्चन ये देख ले रहे हैं। प्रांजल यादव ने क्वेश्चन दिया है, मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स उसको लगाएं। प्रांजल यादव ने क्वेश्चन मैसेज में पुट किया है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। डायग्राम एक बनाइए और ट्राई कीजिए उसे सॉल्व करने की। मैं भी तब तक डायग्राम बना रहा हूं। बट जैसे इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले कई स्टूडेंट सॉल्व कर दिए थे, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी जो प्रांजल ने पूछा उसे भी मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर, है ना? आप सॉल्व कर दोगे तो मुझे आंसर पता चल जाएगा, है ना? आपका मेरे से पहले, फिर मेरी हेल्प कौन करेगा भाई? आप मेरे से पहले सॉल्व किए रहोगे तो सही रहेगा ना मेरे लिए। घड़ी गोल होती है।
तो पहले घड़ी में 6:05 हुए थे, फिर ये मिनट हैंड क्लॉक घूम करके 6:40 6:05 AM टू 6:40 AM के बीच में कितना एरिया घड़ी की जो मिनट हैंड क्लॉक है वॉच की, उसने कितना एरिया वो मूव की है, कितना एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक, ये बात बता रही है मुझे। तो मुझे जहां तक कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसी रीजन की बात की जा रही है, इसी रीजन की बात की जा रही है। और रेडियस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, स्क्वायर भी तो होती है। हाँ, आंसर दो अलग अलग वेरिएशन के आ रहे हैं भाई। मैंने जब कहा था कि घड़ी गोल होती है, तो वहां से मेरा मतलब था एनसीईआरटी की घड़ी, एनसीईआरटी की घड़ियां गोल होती है, ठीक है। ये गोल बुद्धि वाले हैं एनसीईआरटी वाले, जितनों ने एनसीईआरटी लिखी है वो मॉडर्न ख्यालों से परिचित नहीं है, तो इनकी घड़ियां अभी भी गोल हैं। ये बड़ा वेरिएशन आ रहा है आंसर में। रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है, मुझको ये एंगल चाहिए भाई, ये एंगल हमको चाहिए। तो 60 मिनट में घड़ी कितना घूम जाती है, सॉरी, द एंगल रोटेटेड बाय मिनट हैंड क्लॉक, बाय मिनट हैंड इन क्लॉक in 60 minutes 360 degree, so in 40 minutes 360 upon 60 into 40 240 डिग्री। आपको एंगल मिल गया, एरिया निकाल दीजिए। अब इसके आगे का काम आपका है। 50π/3 आ रहा है, 50π/3 ये मेरा आंसर आ रहा है। 50π/3 ये मेरा आंसर आ रहा है, जो भी हो ये भाई। तकरीबन 50 से ज्यादा आएगा भाई, 50 से ज्यादा आएगा, ये 50 से कम नहीं आएगा। ये 45 जो आंसर आ रहा है, सर 35 मिनट का निकालेंगे या 40 मिनट का? और आई एम सॉरी यार, ये तो सही में 6:05 से 6:40 में 35 मिनट होते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ 35 रखना होगा, तब तो एंगल बदल जाएगा। तो 25 7 या 175 π/12, ये आंसर आएगा, ये आंसर है भाई मेरा। कुछ नहीं दिख रहा तो मीटिंग लीव करके ज्वाइन कीजिए। सत्यम भारद्वाज, 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनता है, हाँ सही बात है।
जो भी आ रहा भाई, ये जो भी आ रहा हो। कैन यू कैलकुलेट? भाई आप कैलकुलेटर यूज कर लो और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देना, है ना। सबका आंसर 45.84 आ रहा है, तो इसी को सॉल्व करके 45.84 आ रहा है ना। आप रुको यार, एंगल 210 आएगा। हाँ भाई 210 पे तो सॉल्व किया। कुछ दिख नहीं रहा। एक मीटिंग लीव, आपका यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है श्रद्धा। श्रद्धा आपके यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है। 175 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 12, 45.79 कैलकुलेटर दे रहा है। तो 45 पॉइंट समथिंग जो आंसर आप ला रहे हैं सही ला रहे हैं। सर मैंने परसेंटेज यूज करके किया है, वो भी सही है। देखिए परसेंटेज रेशियो एक ही बात होती है। मैं रेशियो करके लगा रहा हूं, आप परसेंटेज करके लगा रहे हैं, एक ही बात है। परसेंटेज और रेशियो एक ही चीज होती है। 1/10 का मतलब होता है 10%। 10% मीन्स 1/10। परसेंटेज और रेशियो एक ही चीज होती है। आप परसेंटेज यूज करके लगाएं या रेशियो यूज करके लगाएं, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस। मैं ये मान लू चैप्टर कंप्लीट। एक्सरसाइज आपने लगाई? कितने स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज नहीं लगाई है बता दो मुझे। ऑनेस्टली बता दो कितने स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज नहीं लगाई। ऑनेस्टली बता दीजिएगा, एकदम झूठ नहीं बोलना। लो, कौन सी एक्सरसाइज? हे भगवान, कुछ करिए इसका, इस लड़के का कुछ कीजिए। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको सुबुद्धि दे। मैंने लगाए हैं पर पूरा नहीं। मिड टर्म की वजह से दिक्कत हो रही है क्या? मिड टर्म की वजह से अब, क्योंकि कल तो क्लास थी नहीं, परसों हम लोग पढ़े थे, 2 दिन में तो हो जाना चाहिए था। मिड टर्म की वजह से दिक्कत हो रही है लग रहा है। ठीक, चलो काम कर लेते हैं। अब आज तो हम नया नेक्स्ट चैप्टर नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनिए। हम लोग एक काम कर लेते हैं, आप लोग क्लास वर्क, क्लासेस तो रेगुलर अटेंड कीजिए। क्लासेस आप लोग रेगुलर अटेंड कीजिए, हर चीजें अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कस के डाउट्स, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो, हम लोग मिड टर्म के बात करेंगे। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप चाहें तो एक्सरसाइज अभी के लिए नहीं लगा सकते हैं। अभी के लिए नहीं लगाने का मतलब है मैं आपको स्पेस दे रहा हूं कि आप अपने मिड टर्म को लगाएं। आप क्वाड्रेटिक लगाएं, आप एपी लगाएं, आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल लगाएं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएं, आप सर्कल्स लगाएं। सर्कल्स तक का चैप्टर शायद सिलेबस शायद दिया गया है, हाँ सर्कल तक का दिया हुआ है। तो
आप इधर ना टाइम दे करके आप अपना मिड टर्म तैयार कीजिए। बात एक ही है, अगर आप सर्कल तक की चीजें तैयार रखते हैं तो 70% 75% मैथमेटिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा ये। तो हम लोग सर्कल के जो डाउट्स हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इस चैप्टर के जो डाउट्स हैं, ये हम लोग मिड टर्म के बाद करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके आगे जो हम लोग मेंसुरेशन शुरू करेंगे, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे इनके भी डाउट्स हम लोग मिड टर्म के बाद लेंगे। आप बस क्लासेस अटेंड करते रहिएगा और क्लास वर्क करते रहिएगा। घर पर अलग से क्लासेस से रिलेटेड कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मिड टर्म तैयार कीजिए। मुझे लगता है कि अब से लेकर के 9 दिन है, 9 दिन अगर आप लोग रोज एक चैप्टर भी लगाएंगे, 1.5 घंटे 1.25 घंटे टाइम देंगे, तो भी आपका आराम से सब तैयार हो जाएगा। तो आज से ये रूल रहेगा, इनमें से 3 नंबर को ऐड करके 60 लाना है। इज इट पॉसिबल? इनमें से 3 नंबर को ऐड करके 60 लाना। हमारी दुविधा दूर कर दी आपने। अरे अपनी दुविधा पहले बता दिया करो, ये हम पहले ही कर दिए होते। ये सब मुझे बता दिया करो कि सर अभी नहीं लगाना चाहते हैं, अभी ये करना चाहते हैं, अभी वो करना चाहते हैं। इतना स्पेस मिल सकता है, हम लोग अच्छी पोजीशन पर हैं सिलेबस के मामले में, इतना स्पेस मैं आपको दे सकता हूँ। हम लोग काफी अच्छी सिचुएशन में हैं सिलेबस के मामले में। चलो तो हम लोग, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्या आपको मेंसुरेशन का, 3D ज्योमेट्री का? चलो ये ज्यादा बेटर रहेगा, इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा सा। 9th की चीजें थोड़ी फटाफट से रिवाइज करा देते हैं। आप लोगों ने 9th में 3D ज्योमेट्रिकल शेप में कौन कौन सी चैप्टर, कौन कौन सी चीजें पढ़ी आप लोगों ने? क्यूब पढ़ा है आपने, क्यूबॉइड पढ़ा है आपने, सिलेंडर पढ़ा है, कोन पढ़ा है, स्फेयर पढ़ा है, हॉलो सिलेंडर पढ़ा है, पता नहीं क्या क्या, स्फेरिकल शेल पढ़ी होगी अगर आप RS अग्रवाल से लगा रहे होंगे तो। सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग क्यूब। 3D, ये सब रिकैप है। ज्योमेट्रिकल शेप्स की कैपिटलाइजेशन, सब रिकैप है क्लास 9th का। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब स्क्वायर का 3D वर्जन होता है। क्यूब इज अ 3D वर्जन ऑफ स्क्वायर। क्यूब इज अ 3D वर्जन ऑफ स्क्वायर। पहचान लीजिए इस शख्स को, इस अजीबो गरीब सी दिखने वाली चीज को पहचान लीजिए। इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 वर्टिसेस, 12 साइड्स एंड 6 फेसेस। 8 vertices, 12 sides and 6 faces. This is a kind of prism. ये एक प्रिज्म होता है। फिर तुम लोग अपने में ही लगे हुए हो। अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है अमन। 2 6 10 14 70 आ रहा है भैया। अच्छा रुक जाओ,
मतलब रुको, मतलब हाँ, मतलब डिस्कस करो, अच्छा है, अच्छा है, डिस्कस कर सकते हैं आप। यार दिमाग तुम लोग कहीं और लेके चले गए, ये पढ़ाने नहीं दोगे। 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, कहाँ तक है ये? बस। ये एक एपी है, ये तो आप सबको दिख ही रहा होगा। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इतना तो आप सबको दिख ही रहा होगा। हाँ, इतना तो कॉमन, इतना तो सबको दिख रहा होगा, नॉट अ बिग डील। इनमें से 3 नंबर्स को ऐड करके 60 लाना है। इनमें से 3 नंबर्स को ऐड करके 60 लाना है। अब कोई मैसेज वगैरह मत करो, ठीक है, और थोड़ा सा शांत होकर के मुझे देखने दो। सारे इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स को इवन बार ऐड करूं या ऑल बार ऐड करूं? इवन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एपी के ई टर्म्स को ऐड करना। अमन, इसका आंसर नहीं है। बात ये नहीं है सत्यम कि आंसर है कि नहीं है, बात है कि रीजन क्या है, आप दलील क्या देंगे। नॉट पॉसिबल, देन बाय। If we cannot find 60 by adding any 3 of these numbers, then why? ये वाली बात है, हाँ या ना वाली बात नहीं है। एपी नहीं सॉल्व होगी, अरे जरूरी थोड़ा है कि आप जो 3 नंबर्स चूज कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो एपी में हो। मान लो 2, 6 और 14 चूज कर रहा है कोई, तो ये तीनों एपी में थोड़े हैं। आप जो 3 नंबर्स चूज करोगे, जरूरी नहीं कि वो एपी में हो। ये तीनों एपी में हो, ये नंबर्स एपी में है। इसमें से जो 3 नंबर्स चूज करके हमको 60 लाना ऐड कर लिए, जरूरी नहीं कि वो तीनों एपी में हो। हम इनमें से कोई भी 3 नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये रीजन नहीं दे सकते आप। लेट अस थिंक, आई मीन आई डोंट नो। दिस इज हिलेरियस। अमन सिंह, नॉट पॉसिबल, और रीजन बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये सत्यम भारद्वाज ने भी आंसर सही किया है। सत्यम भारद्वाज भी उसी कंक्लूजन, वेरी गुड। 33 नहीं आएगा, लेकिन सत्यम 27 आएगा, 27 आएगा। ये इसको नंबर थ्योरी में लॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं, ये लॉजिक्स पर बेस्ड होते हैं, है ना। और ये एक बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, इससे पता चलता है बुद्धि, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है ये सब। जरूरी नहीं कि हमेशा एट द टाइम लग जाए। अगर ये नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बुद्धि नहीं है या हमारा कॉमन सेंस
प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात होती है, कभी कभी दिमाग में क्लिक कर जाता है, बट यही सब सवाल मैथ्स के मजेदार होते हैं, यही बताते हैं कि आप जेन्युइनली कितना कॉमन सेंस यूज करते हैं। कमन सिंह, इसका आंसर नो आएगा। मैं जरा एक बार सारे स्टूडेंट्स को समझा दूं। आपको ये तो दिख रहा है कि ये सारे के सारे टर्म्स एपी में हैं, आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे टर्म्स एपी में हैं, तो इसका कोई भी एपी का जनरल टर्म क्या होता है? ए प्लस के डी वन एन माइनस वन डी वन होता है ना, इस टाइप का। तो इसका कोई भी टर्म मैं लूंगा तो मैंने K1 K2 K3 ले लिया है, जो भी टर्म आप चूज कर रहे हो, K1 K2 K3 इस तरह से ले लिया है। ए फर्स्ट टर्म है 2 और डी कॉमन डिफरेंस है, वो तो 4 ही रहेगा। इस एपी के जो आपने 3 टर्म्स चूज किए हैं वो तीनों टर्म्स इसी फॉर्म के तो होंगे, ए प्लस K1 डी प्लस ए प्लस K2 डी प्लस ए प्लस K3 डी, ये इसी तरह के नंबर होंगे। क्योंकि ये एपी है और एपी का nth टर्म इस टाइप का होता है, एपी का जनरल टर्म इस टाइप का होता है। आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है, बस बस बस। तो अगर इस तरह से देखा जाए, इस तरह से देखा जाए तो ए की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 2, क्योंकि एपी का फर्स्ट टर्म 2 था और कॉमन डिफरेंस एपी का 4 था, तो मैंने यहां पर 2 और डी की जगह 4 रख दिया। 2 4 6, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेकर के मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, यू नो ऑल दैट थिंग्स। 1 + 2 K1 1 + 2 K2 1 + 2 K3 आ गया, ये 1 1 1 ऐड होकर के 3 आ जाएगा। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, ये 3 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अब K1 + K2 + K3, ये जो भी आया इट डजंट मैटर, K1 + K2 + K3 ये जो भी आया डजंट मैटर, इनटू 2 लिखा हुआ है। किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ आरएचएस हमारा ऑड है, एलएचएस हमारा इवन है और आरएचएस हमारा ऑड है, और इवन और ऑड बराबर आ जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इन 3 नंबर्स का सम, इसमें से कोई भी 3 नंबर्स को ऐड करके 60 नहीं लाया जा सकता। बेहतरीन लॉजिकल सवाल है, बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल पूछते रहा करो भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा था अमन सिंह ने शायद। वेरी गुड अमन। क्या सभी को समझ में आई ये बात? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? हेलो, यस सर, ओके ओके। मधुप्रिया, मधुप्रिया क्या नहीं समझ में आया? तृप्ति प्रजापति एक्सप्लेन वंस, एक बार और सुन लो यार, एक बार और। पहले तो ये क्यूब वगैरह मत देखना बीच में, इतनी देर में मैं क्यूब और क्यूबॉइड बता दिया होता। बट अच्छी बात यह है कि सवाल भी अच्छा था, इसको टाइम देना रीजनेबल दिखाई दिया मुझे। हमसे कहा गया था कि इनमें से कोई भी 3 नंबर्स को ऐड करके 60 लाना है, तो हमने देखा कि ये तो सारे के सारे एपी में है, तो इसका कोई भी नंबर चूज करेंगे, इसका कोई भी नंबर चूज करेंगे वो a + n-1 इंटू डी टाइप का होगा। इसमें से कोई भी नहीं, ये एपी बना रहा है, एपी का कोई भी नंबर इसी फॉर्म का होता है, a + n-1 इंटू डी। मैंने इस n-1 को K1 लिख दिया है, मैंने n-1 की जगह K1 लिख दिया है। कोई भी टर्म आप चूज करेंगे, आप हो सकता है, मैं ये मान रहा हूं कि भाई ये तीनों टर्म्स, इनको ऐड करने पर 60 आ रहा है, ये वो 3 टर्म्स हैं जिनको ऐड करने पर 60 आ रहा है, और ये तीनों टर्म्स इस एपी के अगर हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 होगा और कॉमन डिफरेंस हमारा 4 होगा। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4। आपको यही यही स्टेप नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कहां से आए। एपी का जनरल टर्म ये होता है a + n-1 इंटू डी,
मैंने n-1 की जगह k1 k2 k3 लिख दिया बस। आप n-1 भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। समझ में आया? आकाश सिंह, मधुप्रिया, तृप्ति, श्रद्धा, समझ में आया? ओके ओके, चलो ये वाकई अच्छा सवाल था भाई। मधुप्रिया को भी समझ में आ गया, तृप्ति को भी समझ में आ गया, आकाश को भी समझ में आ गया। ये बढ़िया सवाल था। मैं इस पर सोचूंगा, अगर कुछ अच्छा बनेगा तो मैं आपके मिड टर्म में डालूंगा ऐसा कोई लॉजिकल सवाल। ये अच्छा सवाल लगा। सबसे बड़ी बात ये एपी से जोड़ करके दिया था। आई मीन गुड। चलो और कुछ, अब मैं नया चैप्टर तो शुरू नहीं कर सकता। कोई प्रीवियस चैप्टर का भी कोई डाउट हो, हम लोग 5-10 मिनट और ले सकते हैं। आज तो क्लास कैसे बीत गई पता है, आपके 45 मिनट कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। 11th-12th में ऐसा नहीं होता, उनकी क्लास 1 घंटे की समझ में आती है, मगर आपके 45 मिनट बड़े झट से बीत जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? ये सवाल थोड़े उसका भाई, ये ऐसे जवाब दोगे सी इन बुक? बहुत भारी सवाल है उसका। बातों की गहराई समझा कीजिए, बातों में भावनाएं समझा करो। वो आपका क्लासमेट है। बहुत बहुत गहरा सवाल है उसका। मेरा उस दिन वाला आंसर बार बार करने पर भी गलत आ रहा। ये तुम लोग एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। यहां ध्यान दो, सर्कल को हम एक पाथ की तरह कंसीडर करते हैं। सर्कल इज अ पाथ। किसका पाथ सर? एक मूविंग पॉइंट का पाथ। सर्कल इज अ पाथ, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। ये मैंने बताया भी था शायद, आई डोंट रिमेंबर, ये मैंने बताया था शायद। सर्कल इज अ पाथ, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। सर्कल इज अ पाथ, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। और ये किस तरह से मूव कर रहा है? ये किस तरह से मूव कर रहा है? द पॉइंट मूव्स इन सच अ वे दैट its distance from a fixed point is always constant. The point P moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. ये पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं, जो कांस्टेंट पॉइंट है उसे हम सेंटर कहते हैं, है ना? हाँ, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी खूंटे में किसी गाय घोड़े को बांध दीजिए और उसको 2 लाठी मार दीजिए, वो घूमेगी जिस पाथ पर, वो पाथ आपका सर्कल है। और कुछ? और कुछ? और किसी का कोई खुरापात, कोई फितूर आपके दिमाग कुछ और पूछना हो? सर 12,000 1200 को न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखूं? यार ये सब करना मुझे नहीं आता। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, ये एक्चुअली आप नहीं, बकवास वाली बात नहीं है। आप याद कीजिए, 2 तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 के बाद एक हम लोग यूज करते हैं लैख।
फिर 10 lakhs, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। एक टर्मिनोलॉजी ये यूज की जाती है, और एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। उसके बाद हम बोलते हैं 1 मिलियन। इस तरीके से एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एनीथिंग एल्स? अपने 10th से रिलेटेड कुछ पूछो। अरे हाँ, 10th से रिलेटेड एक बात याद आई है। ठीक है, मैं आपके 5 मिनट लूंगा सारे स्टूडेंट्स के, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल मुझे 10th के एक स्टूडेंट का फोन आया और वो मुझसे कह रहा था, कल मुझे क्लास 10th के एक स्टूडेंट का फोन आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। और वो मुझसे कह रहा था कि सर मैं पीछे का मिड टर्म के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल उठा रहा हूँ, मैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल उठा रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, और 2-4 सवाल जहां नहीं लग रहे हैं पूरा मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है। और देखिए, ठीक है, देखिए एक होता है कि आप कितनी मेरी बात सुनते हैं और कितनी मेरी बात मानते हैं। मैं शुरू से आप लोगों से कह रहा हूं कि आपके पास कोचिंग, स्कूल, ये सब मैथ्स की क्लास के अलावा 1 घंटा, 1 घंटा आपके पास एक पर्सनल टाइम होना चाहिए आपका, और मैथ्स का पर्सनल प्राइवेट टाइम, जिसमें आप किसी स्कूल के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हो, जिसमें आप किसी कोचिंग ट्यूशन के टीचर का कोई होमवर्क नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो आपको मन कर रहा है, जहां आपको दिक्कत हो रही है, आप अपने आप से पूछ रहे हो कौन सा चैप्टर लगाएं, कौन सा टॉपिक लगाएं। ये 1 घंटा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको रोज दिन में, सुबह में आप उठ कर करें, रात में सोने से पहले करें, 1 घंटा आपको मैथ्स के साथ बैठना है, अपने पर्सनल क्वेश्चंस के साथ। फॉर एग्जांपल, आज मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूंगी, आज मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करूंगा, आज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, आज मैं एलिमिनेशन मेथड करूंगी। कोई भी एक दिन में एक टॉपिक, ये शुरू से करना चाहिए था आपको। अब मैं मिड टर्म के लिए नहीं कहूंगा ये, ठीक है, मगर रोज 1 घंटे में अगर आप 6 सवाल भी लगा रहे हो, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट, 6 सवाल, 8 सवाल अगर आप लगा रहे हो, दैट विल बी बेटर। मगर एलिमिनेशन के लगा रहे हैं तो एलिमिनेशन के 2-4 कोई भी रैंडम, और ये नहीं कि इजी इजी लगा रहे हैं, नहीं, कोई भी रैंडम सवाल इस, और खासतौर से उन क्वेश्चंस को लगाइए जिनमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, एनसीईआरटी से या आरएस अग्रवाल अगर आपके पास है, या प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं। बट ये सब करना जरूरी है। देखिए, रिवीजन स्टूडेंट ही करता है, रिवीजन के टाइम आपके साथ कोई बैठा नहीं रहेगा, रिवीजन स्टूडेंट ही करते हैं। और अगर आप ये सब चीजें काफी लाइटली लेकर के चलेंगे तो आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा ढंग से पढ़े होते तो इतने पेपर आप देख करके बोर्ड का कहेंगे कि इतना बचकाना पेपर कौन देता है, और आपको बाद में ये भी अफसोस होगा कि मैं क्यों नहीं थोड़ा सा और प्रैक्टिस की मैंने, शायद मेरा 10% 15% ज्यादा आया होता बोर्ड में। आप मेहनत कीजिए, स्टैंडर्ड पर मत जाइए, एकदम जितनी लेवल बेस्ट तैयारी हो सकती है, प्रिपरेशन हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं 98%, 99% तक आप स्कोर कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन में। ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने लायक नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन वाली, ठीक है। जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, बस ढूंढने वाली बात है, बनाने वाली बात है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। खूब मेहनत कीजिए। जब आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग टफ लग रहा है उसको जरूर स्टार बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, मार्क कर लीजिए कि भाई इसे एग्जाम टाइम में मुझे एक बार और लगाना है। जिन जिन थ्योरम्स का आपको प्रूफ दिक्कत करती है, जिन जिन थ्योरम्स में आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह याद करनी होती है, उन्हें आपको मार्क करके रखना चाहिए कि मुझे एग्जाम टाइम में इन सबको रिवाइज करना है। ये सब रेगुलर वर्क में आता है, एक दिन में ये सब नहीं होता। आपके पास एक मैथमेटिकल डायरी होनी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल डायरी होनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग प्रोफाइल बुक बनाते हैं और पता नहीं क्या 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 कहते हैं उसको, जिसमें अपने और फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन रहता है, क्या कहते हैं उसे, कौन सी बुक कहते हैं उसे, याद दिलाना जरा मुझे। अरे वो एक बुक होती है ना जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखते हैं, क्या कहते हैं यार उसे, कोई बताओ मुझे। यार जानता तो मैं भी हूं, नाम मुझे भी नहीं मालूम है। पर्सनल डायरी नहीं यार, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है ना।
स्लैम बुक, ऐसा ही कुछ होता है। यस, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ नाम होता है। आई डोंट नो व्हाट इज स्लैम, बट ऐसा ही कुछ नाम होता है। और मैं जब अपने टाइम पर स्कूल में था और कॉलेज लाइफ में, तो ये मोस्टली गर्ल्स यूज करती हैं अपना इंट्रोडक्शन अपनी फ्रेंड्स का, एक पर्सनल डायरी होती है उनकी। मैथ्स की आपकी एक डायरी होनी चाहिए भाई। वो डायरी आपको कुछ नहीं देगी, 6 साल 8 साल तक आपके लिए मेमोरी का काम करेगी, उसके बाद आप उसे फेंक दोगे या रखे रहोगे। और कब तक रखे रहोगे? ये सब मोह माया होती है। पड़ा रहेगा, एक दिन तो जाना ही उसे। मैथ्स की डायरी आपके पास होनी चाहिए, वो जरूर काम आएगी। आपको सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। अगर मैं रैंडमली यहां पर बैठे स्टूडेंट से पूछूं कि अगर मैं रैंडमली यहां से स्टूडेंट से पूछूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नो सॉल्यूशन की कंडीशन याद है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन याद है, तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं याद हो। और उसका रीजन यही है, रिवीजन ना करना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत बहुत दिक्कत होगी। रिवीजन आज नहीं तो कल करना तो आप ही को है। मैं थोड़े बैठा रहूंगा, आपके मम्मी पापा थोड़े बैठे रहेंगे, आपका स्कूल थोड़े बैठा रहेगा। आपका काम है, आप स्टूडेंट हैं, पेपर आपको देना है, रिजल्ट आपका बन करके आएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत, मैथमेटिक्स से भागिए मत, चाहे टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो। अब आकाश आप जा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम टफ क्वेश्चंस को मार्क करें। ठीक है, आपके पास सारे फॉर्मूलाज, जैसे जैसे चैप्टर्स चल रहे हैं, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी, जैसे एपी में मैंने कई सारी ऑब्जर्वेशंस आपको पढ़ाई हैं कि nth टर्म अगर दिया है तो मैं खाली nth टर्म का एक्सप्रेशन देख के कॉमन डिफरेंस बता सकता हूं। सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो मैं उसका एक्सप्रेशन देख करके कॉमन डिफरेंस बता सकता हूं। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, आरएस अग्रवाल में नहीं दी हुई है, आप सर ने कुछ एडिशनल बताया, ये सब भी आपके पास अलग से लिखा होना चाहिए। ठीक है, इन सबको आप संडे टू संडे एक बार देखा जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप सही ढंग से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना फिर वही है कि जब एग्जाम और स्कूल अगर खुल जाएगा जैसे ही, तो आपको इस सब चीजों का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से और सीरियसली समझिए और अपने रेगुलर रूटीन वर्क पर ध्यान दीजिए। रेगुलर रूटीन वर्क पर ध्यान दीजिए। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। टाटा।